जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि करीब 1400 साल पहले दुनिया की जलवायु में कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग तब समझ नहीं पाए। 536 ईस्वी में यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों के लोगों ने देखा कि अचानक सूरज की रोशनी कम हो गई थी। ये अभी भी आसमान में दिखाई देता था, लेकिन इसकी किरणें फीकी और मंद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज मोटे बादलों से ढका हुआ हो, जबकि कोई तूफान नहीं आ रहा था। रोमन इतिहासकार प्रोकोपियस ने लिखा कि सूरज की रोशनी लगभग चांद जैसी ही रह गई थी। कैसियोडोरस ने बताया कि इसकी गर्मी कम थी, दोपहर में भी कम छाया बनती थी और मौसमों का क्रम बिगड़ गया था। सूरज पूरी तरह गायब नहीं था। हुआ ये कि वायुमंडल के ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी कणें थीं, जिन्होंने सूरज की किरणों के एक हिस्से को रोक लिया था। जमीन तक कम गर्मी पहुंचने से अचानक ठंड बढ़ गई और पाला पड़ गया, जबकि सर्दी नहीं थी। कुछ जगहों पर फसलें कटाई से पहले ही बर्बाद हो गईं, जिससे जमा खाना जल्दी खत्म हो गया। कीमतें बढ़ जाती हैं, लोग भूखे रहते हैं और उनकी बीमारी से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। सिर्फ एक देश ने ही नहीं, बल्कि कई देशों ने इसका अनुभव किया। चीन से पुराने आंकड़े हैं जो असामान्य ठंड, कटाई में देरी और खराब मौसम के बारे में बताते हैं। यूरोप में भी कमजोर धूप और ठंडी गर्मियों की रिपोर्ट की गई थी। यह दिखाता है कि यह सिर्फ साधारण स्थानीय मौसम में बदलाव नहीं था, लेकिन कई सदियों तक कोई नहीं जानता था कि असली वजह क्या थी। उस समय ना तो सैटेलाइट थे, ना ही आधुनिक मौसम स्टेशन। लोगों के पास यह जानने का भी कोई तरीका नहीं था कि दुनिया के दूसरे हिस्से में कोई बड़ी आपदा घटी है या नहीं। लेकिन आखिरकार उन्होंने इसका कारण भी जान लिया। जो कुछ हुआ उसकी गवाही सिर्फ पुराने पत्रों में ही नहीं मिली, इसका साफ सबूत पेड़ों के अंदर भी मौजूद है। हर साल जब एक पेड़ जीवित रहता है तो वो अपने तने में एक नई परत जोड़ता है। पेड़ काटने पर उसकी परतें गोल घेरे में दिखती हैं, जिन्हें वर्ष वलय कहते हैं। जब मौसम अच्छा होता है और पानी तथा धूप पर्याप्त होती है तो पेड़ तेजी से बढ़ता है। आमतौर पर उस समय बनने वाली रिंग चौड़ी होती है। बहुत ठंड, सूखा या खराब स्थिति में बढ़वार धीमी होकर रिंग पतली बनती है। इसी कारण पेड़ प्राकृतिक रिकॉर्ड बुक जैसा होता है। हर रिंग में मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी होती है। इसके निर्माण के समय अध्ययन में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के माइक बैली अग्रणी थे। उन्होंने भौतिकी से शुरुआत की थी, फिर डेंड्रोक्रोनोलॉजी में काम किया, जो पेड़ों के छल्लों का अध्ययन और उनकी तारीख तय करने का विज्ञान है। उनकी टीम ने जीवित पेड़ों, इमारतों की पुरानी लकड़ी, पुरातात्विक स्थलों और आर्द्र भूमियों में सुरक्षित मिले ओक के पैटर्न को मिलाया। जब दो अलग अलग लकड़ियों के चौड़े और संकरे छल्लों का पैटर्न मेल खाता है तो उनकी रिकॉर्ड्स को जोड़ा जा सकता है। इस तरह वे एक निरंतर टाइमलाइन बना सके जो हजारों साल पीछे तक जाती है। जब उन्होंने उस टाइमलाइन के उस हिस्से की जांच की जो 6ठी सदी के मध्य से मेल खाती है, तो उन्हें एक स्पष्ट चीज दिखाई दी। 536 में अचानक आयरिश ओक के छल्ले बहुत पतले हो गए। इसके बाद थोड़ी सुधार हुई, लेकिन अगले वर्षों में ये फिर गिर गई। यानी कोई बड़ी घटना हुई जिसने पेड़ों की सामान्य वृद्धि रोकी। और यह समस्या सिर्फ आयरलैंड में ही नहीं देखी गई। फिनलैंड, यूरोप, साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका के पेड़ों के छल्लों में भी ऐसे ही संकेत मिले हैं। चिली में भी गर्मियों में पेड़ों की वृद्धि में भारी गिरावट देखी गई। ये स्थान एक दूसरे से दूर हैं और मौसम व पेड़ों की प्रजातियां भी अलग हैं। लेकिन लगभग एक ही समय पर इन सभी जगहों के पेड़ों ने जबरदस्त तनाव के संकेत दिखाए। कुछ नमूनों में वैज्ञानिकों ने जिसे फ्रॉस्ट डैमेज कहते हैं वो भी देखा। जो कोशिकाएं आमतौर पर ठंडे मौसम में बनती हैं, वे उस रिंग के हिस्से में दिखाई दी जो गर्म महीनों में बननी चाहिए थी। पेड़ों का ये एकदम साफ संदेश था। अचानक बहुत तेज ठंड उस समय आ गई जब ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतिहासकार डेविड कीज ने 1994 में पेड़ों के छल्लों पर हुई रिसर्च के बारे में सुनने पर इस सबूत का महत्व समझा। उन्होंने 6वीं और 7वीं शताब्दी में सूखा, अकाल, प्रवास, युद्ध, महामारी और समाजों के पतन के बीच संभावित संबंधों की तलाश शुरू की। उन्होंने कई क्षेत्रों के शोधकर्ताओं से बात की और वैज्ञानिक प्रमाणों की पुराने ऐतिहासिक रिकॉर्ड से तुलना की। कीज का मानना है कि 6ठी शताब्दी के मध्य में आया जलवायु आपदा
इतिहास पर बड़ा प्रभाव डालने वाली घटनाओं में से एक थी। ऐसे दावों में सावधानी जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर युद्ध, महामारी, प्रवासन या राज्यों के पतन का सीधा कारण केवल एक ही जलवायु घटना थी। उस समय इतिहास की कई घटनाओं के पीछे कई कारण होते थे, जैसे कि राजनीति, अर्थव्यवस्था, भोजन, बीमारी, व्यापार और नेताओं के फैसले। हालांकि आधुनिक शोध से स्पष्ट है कि वास्तव में व्यापक और तीव्र ठंडक थी। अधिकांश वैज्ञानिकों के अनुसार बड़े ज्वालामुखी विस्फोट ही सबसे संभावित कारण है। जब बड़ा ज्वालामुखी फटता है तो सल्फर गैसें वातावरण में ऊंचाई तक पहुंचती हैं। वहां ये छोटे एरोसोल कणों में बदल जाती हैं, जो सूर्य की कुछ किरणें अंतरिक्ष में परावर्तित कर सकती हैं। पूरे विश्व को राख से ढकने की जरूरत नहीं होती। ज्वालामुखीय एरोसोल वातावरण में फैलने से सूरज की किरणें कमजोर होती हैं और बड़े क्षेत्र में तापमान गिर जाता है। आइस कोर और पेड़ों के छल्लों से पता चलता है कि संभवतः एक से अधिक विस्फोट हुए थे। 536 और 540 के आसपास बड़े विस्फोट हुए थे। संभवतः 547 में एक और विस्फोट हुआ था। लगातार विस्फोटों के कारण जलवायु तुरंत सामान्य नहीं हुई। एक लंबा ठंडा दौर शुरू हुआ, जिसे अब कुछ शोधकर्ता लेट एंटीक लिटिल आइस एज कहते हैं। 536 ईस्वी में पहला ज्वालामुखी विस्फोट किस ज्वालामुखी से हुआ, ये अब भी स्पष्ट नहीं है। कई स्थान सुझाए गए हैं। फिलहाल ऐसा कोई जवाब नहीं है जिसे सब मानते हों, इसलिए ये कहना सुरक्षित नहीं है कि क्रैकाटोआ या कोई खास ज्वालामुखी जिम्मेदार था। पुष्टि ये है कि बहुत ही शक्तिशाली ज्वालामुखीय गतिविधि हुई थी, जिसने वातावरण में बहुत अधिक सल्फर कण छोड़ दिए और उत्तरी गोलार्ध में जबरदस्त ठंडक ला दी। आयरलैंड में इसी समय के दौरान क्रैनॉक्स के निर्माण में वृद्धि हुई। ये आवास या रक्षात्मक स्थान थे जो झीलों में छोटे कृत्रिम द्वीपों पर बनाए गए थे। बाली ने कहा कि ये शायद भोजन की कमी और कठिन हालात के कारण हुई अशांति से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि जब फसलें खराब हो जाती हैं तो लोग मछली पकड़ने, शिकार करने और आसपास उपलब्ध किसी भी भोजन पर निर्भर होने के लिए मजबूर हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ क्रैनॉक्स ये नहीं दिखाते कि जलवायु ही सभी संघर्षों का सीधा कारण थी। संभव है कि इन्हें सुरक्षा, शक्ति, आवास या अन्य स्थानीय कारणों से बनाया गया हो। अब कहानी में और गहराई से उतरते हैं। कहानी का जो हिस्सा ज्यादा स्पष्ट है वो अगली समस्या है। पहले धूप कम हो गई, इसके बाद कड़ी ठंड और फसलें नष्ट हो गईं। इसके बाद भोजन की कमी हो गई और समुदायों पर और भी ज्यादा दबाव पड़ने लगा। और जलवायु संकट शुरू होने के कुछ ही साल बाद 541 में जस्टिनियन का प्लेग आ गई। ये भूमध्य सागर सहित कई क्षेत्रों में फैली, जब समाज भूख, अशांति और कमजोर अर्थव्यवस्था से जूझ रहे थे। उस समय जीवित लोगों ने उस विस्फोट को नहीं देखा जिससे ये आपदा शुरू हुई थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि एक दूरस्थ ज्वालामुखी से निकले छोटे कण वायुमंडल में फैल सकते हैं और कई देशों की जलवायु को बदल सकते हैं। उन्होंने केवल यह देखा कि एक दिन सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई और दुनिया अचानक ज्यादा ठंडी, ज्यादा भूखी और ज्यादा खतरनाक हो गई। इसके बावजूद जब फसलें कम हो रही थीं, एक शक्तिशाली साम्राज्य था जो बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। ये पूर्वी रोमन साम्राज्य था, जिसे बिजेंटिन साम्राज्य भी कहते हैं। काफी समय से रोम इसकी शक्ति का केंद्र नहीं था। इसकी नई राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जो यूरोप और एशिया के बीच बसा एक समृद्ध शहर था। यहां से कई जहाज, व्यापारी, सैनिक, खाना और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से सामान गुजरते थे। उस समय सम्राट जस्टिनियन शासन कर रहे थे। वह पश्चिम के पुराने रोम क्षेत्रों को फिर से साम्राज्य के अधीन लाना चाहते थे। उनका सैन्य अभियान बड़ा था और सरकार की कई परियोजनाएं थीं। बड़े इमारतों का निर्माण लगातार हो रहा था। लेकिन जब वो साम्राज्य को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय के लोग आसमान में एक अजीब घटना को देख रहे थे। उनमें से एक थे जॉन ऑफ एफेसस, एक ईसाई बिशप और इतिहासकार। उनके लिखे अनुसार कई महीनों तक रोशनी बहुत कमजोर रही। इसे दिन के कुछ हिस्सों में ही ठीक से देखा जा सकता था। तब भी इसकी किरणें फीकी थीं। ये आधुनिक वैज्ञानिक नहीं थे जो उपकरणों का इस्तेमाल करते। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी पीढ़ी द्वारा देखी और अनुभव की गई चीजों का वर्णन कर रहे थे। इसी तरह की एक रिपोर्ट कैसियोडोरस से भी है, जो इटली में रहने वाले एक रोमन अधिकारी थे। उन्होंने लिखा
कि वे ऐसे वसंत से गुजरे जिसमें गर्मी नहीं थी और गर्मी का मौसम भी ठंडा रहा। किसान लगातार ठंडी हवा और पाले की संभावना को लेकर चिंतित थे। इसी वजह से उनकी फसलें बढ़ नहीं पा रही थीं। ये रिपोर्टें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये रिपोर्टें अहम हैं क्योंकि प्राचीन लेखक हर मौसम बदलाव दर्ज नहीं करते थे। जब वे किसी प्राकृतिक घटना के बारे में लिखते थे तो अक्सर इसलिए क्योंकि वह घटना असामान्य थी और उसका बड़ा प्रभाव पड़ा था। एक और रोमन इतिहासकार थे जिनका नाम प्रोकोपियस था। उन्होंने कहा कि धूप अजीब थी और उसमें कोई ताकत नहीं थी। इसी दौरान साम्राज्य के अंदर युद्ध और दूसरी समस्याएं भी चल रही थीं। जब प्रोकोपियस, कैसियोडोरस और जॉन ऑफ एफेसस की लिखी बातों को एक साथ रखा जाए तो पता चलता है कि ये कोई साधारण बादल वाला हफ्ता या आम ठंडा मौसम नहीं था। यह भूमध्य सागर और मध्य पूर्व के दूर हिस्सों में लंबे समय तक महसूस हुआ। ऐसी कहानी सिर्फ रोमन अभिलेखों में ही नहीं है। पूर्वी एशिया में भी भीषण ठंड, फसल की बर्बादी, अजीब धूल की बारिश और खाने की कमी के रिकॉर्ड मिलते हैं। चीन से ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि आसमान से पीली बर्फ जैसी चीज गिरी है। ये स्पष्ट नहीं है कि सभी रिपोर्टें एक ही कर से जुड़ी हैं या नहीं। संभव है इनमें कुछ धूल भरी आंधी, ज्वालामुखी सामग्री या अन्य स्थानीय मौसम घटनाएं रही हों। लेकिन भोजन और जलवायु की समस्याओं का साथ आना दर्शाता है कि बदलाव बहुत व्यापक है। जापान में एक प्राचीन आदेश बताता है कि संकट में भोजन कितना जरूरी है। इसका मुख्य बिंदु बहुत सरल है। सोने, पैसे या कीमती चीजें भूखे और ठंड से कांपते इंसान के लिए बेकार हैं। ये बताता है कि समस्या सिर्फ कहानी के रंगों तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा खतरा जमीन पर है। जब फसल बर्बाद हो जाती है तो परिवारों, सैनिकों और शहरों के लिए पर्याप्त अनाज नहीं बचता। आपूर्ति घटने पर कीमतें बढ़ती हैं। अमीर खरीद सकते हैं पर गरीब सबसे पहले भूखे रहते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल जैसे बड़े शहरों में दूसरे इलाकों से लगातार खाना आना जरूरी है। उत्पादन, परिवहन या व्यापार मार्गों में समस्या आने पर कई लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए ये और ज्यादा महत्वपूर्ण है। सवाल ये है कि कौन सी चीज दूर दूर के इलाकों में एक साथ अजीब हालात पैदा कर सकती है। उस समय कुछ शोधकर्ताओं ने 3 बड़ी संभावनाओं पर चर्चा की थी। ये हो सकता है कि कोई क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हो। पहली नजर में क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु अधिक संभव है। जब कोई बड़ी वस्तु अंतरिक्ष से पृथ्वी से टकराती है तो वो उसे तोड़कर पत्थर, मिट्टी और मलबा उछाल सकती है। जब ये चीजें वायुमंडल के ऊपर पहुंचती हैं तो सूरज की रोशनी का कुछ हिस्सा रोकती हैं। इसी कारण टक्कर सिद्धांत पर लंबे समय से अध्ययन हो रहा है। टकराने वाली वस्तु का बड़ा होना जरूरी है ताकि वो लंबे समय तक कई क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित कर सके। क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष में घूमता बड़ा पत्थर है। धूमकेतु बर्फ, धूल और पत्थर से बना होता है। सूरज के पास आते ही इसकी सतह गर्म होकर चमकदार पूंछ बनाती है जो पृथ्वी से दिखती है। जब कोई बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु धरती से टकराता है तो इसका असर सिर्फ धुंधला सूरज ही नहीं होता, ये एक बड़ा गड्ढा छोड़ देगा। बहुत जबरदस्त विस्फोट होगा, बड़े इलाकों में तेज भूकंप आएंगे और टकराव स्थल के पास की बस्तियां जल सकती हैं या नष्ट हो सकती हैं। अगर ये समुद्र में गिरता है तो ये बहुत बड़ी सुनामी पैदा कर सकता है। लहरें तटों से टकराएंगी और बड़े पैमाने पर तबाही के साफ निशान छोड़ जाएंगे। 6ठी सदी का ऐसा कोई ज्ञात क्रेटर नहीं मिला जो उस ठंडक की घटना को समझाने लायक पर्याप्त बड़ा हो। उस समय दुनिया के तटों पर एक साथ इतनी बड़ी सुनामी के कोई स्पष्ट पुरातात्विक प्रमाण भी नहीं मिले हैं। और भले ही कई प्राचीन अभिलेखों में कमजोर सूरज, ठंड और भोजन की कमी का जिक्र है, उनमें से किसी में भी आसमान से गिरने वाली किसी विशाल चीज का स्पष्ट वर्णन नहीं है। ये मानना कठिन है कि जलवायु बदलने वाली इतनी शक्तिशाली टक्कर किसी सभ्यता द्वारा अनदेखा किया जाएगा। कुछ शोधकर्ताओं ने पहले ये सुझाव दिया था कि शायद धूमकेतु वायुमंडल के ऊपर ही फट गया और जमीन तक नहीं पहुंचा। ऐसी स्थिति में शायद कोई बड़ा गड्ढा नहीं बनता, लेकिन यह केवल एक परिकल्पना ही रही। इसके पास मुख्य व्याख्या बनने के लिए पर्याप्त भौतिक प्रमाण नहीं थे। कुछ पुराने अध्ययन संभावित धूमकेतु घटना पर चर्चा करते थे, लेकिन बाद में ज्वालामुखी विस्फोटों के सबूत ज्यादा मजबूत मिले। टक्कर सिद्धांत में एक और समस्या है। क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की टक्कर
आमतौर पर जमीन पर कुछ खास पदार्थ छोड़ जाती है। इसमें कुछ खास धातुओं की अधिक मात्रा, आघातग्रस्त खनिज, पिघले हुए पत्थर के छोटे टुकड़े या अंतरिक्ष से आए कण शामिल हो सकते हैं। छठी सदी के मध्य से अब तक कोई स्पष्ट परत नहीं मिली है जो विशाल ब्रह्मांडीय टक्कर को सिद्ध करे, लेकिन उस समय की बर्फ में अन्य पदार्थ मिले हैं। सल्फर। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आइस कोरों में वैज्ञानिकों ने ऐसी परतें पाई हैं जो दिखाती हैं कि छठी सदी में बड़े ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। आइस कोर बर्फ का लंबा टुकड़ा है जो ग्लेशियर के गहरे हिस्सों से निकाला जाता है। जैसे जैसे हर साल बर्फ गिरती है, उसमें वातावरण से आई छोटी छोटी कण फंस जाती हैं और जमा हो जाती हैं। ये पृथ्वी के प्राचीन वायुमंडल का लंबा रिकॉर्ड है। जब किसी परत में अधिक सल्फेट मिलता है तो ये दर्शाता है कि उस समय कोई बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। ये वो सबूत है जो क्षुद्र ग्रह सिद्धांत नहीं दे सकता, क्योंकि वातावरण की धूल में रासायनिक चिन्ह ज्वालामुखीय गतिविधि दर्शाते हैं। आधुनिक शोध के अनुसार 536 और 540 में हुई तीव्र ठंड की घटनाओं से स्पष्ट ज्वालामुखीय संकेत जुड़े हुए हैं। ये विस्फोट ही कमजोर रोशनी, ठंडी गर्मी और पौधों की बढ़त में आई समस्याओं के रिकॉर्ड से ज्यादा मेल खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रोमनों ने खुद ज्वालामुखी को देखा। ये कॉन्स्टेंटिनोपल और इटली से बहुत दूर हो सकता है। संभव है कि विस्फोट वाले इलाके के लोग भी नहीं जानते थे कि इसका असर कितना व्यापक होगा। रोमन साम्राज्य के लोग सिर्फ परिणाम देख पा रहे थे, अजीब आसमान, ठंडा मौसम और उनके भोजन की आपूर्ति पर बढ़ता खतरा। संभावित कारणों की सूची धीरे धीरे छोटी होती गई। कोई बड़ा गड्ढा नहीं, दुनिया बदल देने वाली टक्कर का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं, इतनी बड़ी सुनामी के भी पर्याप्त सबूत नहीं है। लेकिन प्राचीन बर्फ में सल्फर है और कई क्षेत्रों से मेल खाते जलवायु रिकॉर्ड भी हैं। जब क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु सिद्धांत कमजोर हो रहे हैं, तो एक और व्याख्या मजबूत हो रही है। एक विशाल ज्वालामुखी फटा था, लेकिन इसका सटीक स्थान अभी भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। लेकिन सारे सवाल तुरंत खत्म नहीं हुए। उस समय एक और सिद्धांत भी था। शायद पूरा धूमकेतु पृथ्वी से नहीं टकराया था। संभव है कि वो कई टुकड़ों में बंट गया हो और एक साथ वायुमंडल में फट गया हो। इसे एयर बर्स्ट कहा जाता है। इसका एक उदाहरण 1908 में साइबेरिया की तुंगुस्का घटना है। अंतरिक्ष से आई कोई चीज जमीन से टकराने से पहले फट गई थी। इससे कोई बड़ा गड्ढा नहीं बना, लेकिन झटके की लहर से बहुत सारे पेड़ गिर गए थे। इसी वजह से माइक बेली ने सोचा कि शायद छठी सदी में कई धूमकेतु के टुकड़े एक साथ फटे थे। अगर अध्ययन करें, वातावरण में छोड़े गए छोटे कण धूप को कमजोर कर सकते हैं। उन्होंने अपनी थ्योरी को किंग आर्थर की लोक कथाओं से भी जोड़ा। कुछ कहानियों में कहा गया है कि उनका साम्राज्य सूखा और बर्बाद हो गया था, जबकि आसमान से विनाशकारी चीजें गिर रही थीं। लेकिन ऐसे सबूत बहुत कमजोर हैं। आर्थर की कहानियां सदियों तक लिखी बदली गईं। ये भी तय नहीं है कि वो सचमुच थे या कब उनकी मृत्यु हुई, और कौन कौन सी बातें वास्तव में सही हैं, यह भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए धूमकेतु से जुड़ी किंवदंतियों को ठोस प्रमाण नहीं माना जा सकता। भौतिक प्रमाण जैसे प्राचीन बर्फ के नमूने अधिक महत्वपूर्ण हैं। ब्रह्मांडीय पदार्थ के पर्याप्त निशान नहीं मिले जो बड़े पैमाने पर धूमकेतु बमबारी साबित करें, इसलिए शोध जारी है। यह सिद्धांत और भी कमजोर हो गया। अब खोज एक और कठिन सवाल पर आ गई है। कौन सा ज्वालामुखी फटा था? डेविड कीज को पहली जांच में लगा कि ये शायद दुनिया के उष्णकटिबंधीय इलाके में है। भूमध्य रेखा के पास एक शक्तिशाली विस्फोट ज्वालामुखीय एरोसोल्स को फैला सकता है। वायुमंडल के बहुत बड़े हिस्से में दक्षिण पूर्व एशिया में कई बड़े ज्वालामुखी हैं जो सुमात्रा और जावा से लेकर फिलीपींस और जापान तक फैले हुए हैं। इसी कारण कीज ने इनका अध्ययन किया। इस क्षेत्र से पुराने अभिलेख हैं। 535 ईस्वी से एक चीनी रिकॉर्ड है जिसमें कहा गया है कि एक बहुत तेज आवाज सुनी गई थी दक्षिण पश्चिम से। इसमें कुछ नहीं लिखा। ये नहीं लिखा है कि ये बिजली या कोई सामान्य तूफान था। शायद बहुत दूर तक सुना गया हो। बहुत शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट। जब ध्वनि तरंग आगे बढ़ती है तो ऊंची और तीखी आवाजें गायब हो जाती हैं। जो बचता है वो एक गहरी गूंज होती है, जैसे दूर की गरज। लेकिन एक आवाज ही काफी नहीं है। ये जानने के लिए कि ये कहां से आई थी,
कीज को भी एक कहानी मिली, जापानी इतिहास के एक संग्रह से, जिसे बुक ऑफ किंग्स कहा जाता है। इसमें तेज गरज का वर्णन किया गया है, जमीन का हिलना, घना अंधेरा, तूफान और बड़ी बाढ़। कहानी में बताया गया है कि एक बड़ा क्षेत्र 2 हिस्सों में बटा और जावा सुमात्रा के बीच दूरी आ गई। कीज के लिए ये शायद बड़े ज्वालामुखी विस्फोट की याद हो, और जावा और सुमात्रा के बीच एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, क्राकटोआ। क्राकटोआ मशहूर है 1883 में हुए इसके विस्फोट के कारण। इसका विस्फोट बहुत ही जबरदस्त था और इसने बड़े बड़े सुनामी पैदा किए। 36,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई, ज्यादातर उन लहरों की वजह से जो तटों से टकराईं। विस्फोट के बाद ज्वालामुखी का बड़ा हिस्सा ढह गया। अगले कुछ दशकों में एक नया ज्वालामुखीय द्वीप समुद्र से ऊपर उठा। इसे अनक कहा गया। अनक क्राकेटोआ यानी क्राकेटोआ का बच्चा। पिछले विस्फोट की ताकत ने शोधकर्ताओं को यह संभव लगा कि शायद वह प्राचीन काल में इससे भी बड़ा विस्फोट हुआ था। क्राकाटोआ के आसपास मोटी ज्वालामुखीय परतें भी देखी गई हैं। संभव है कि ये किसी पुराने विस्फोट से आई हों, जो 1883 में हुए विस्फोट से भी ज्यादा शक्तिशाली था। एक रिसर्च टीम इन द्वीपों पर खोज करने गई। ज्वालामुखीय परतों के बीच चारकोल की तलाश की गई। चारकोल महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तब बनता है जब लकड़ी तेजी से जलती है और दब जाती है। इसे रेडियोकार्बन डेटिंग से पता लगाया जा सकता है कि विस्फोट कब हुआ, लेकिन ढूंढना मुश्किल है। प्राचीन ज्वालामुखी का अधिकांश भाग समुद्र के नीचे है। केवल कुछ छोटे हिस्से ही सक्रिय क्षेत्रों में खुदाई योग्य हैं। पेड़ लंबे समय तक नहीं उग पाते और जल्दी ही नए ज्वालामुखीय पदार्थ से ढक जाते हैं। टीम ने कुछ चारकोल के नमूने लिए, लेकिन उन्हें मुख्य विस्फोट परत से पर्याप्त नमूना नहीं मिला। जो उन्होंने पाया वो ऊपर और नीचे की परतों से था। ऊपरी परत का अनुमानित समय लगभग 1215 है, वहीं गहरा नमूना लगभग 6600 ईसा पूर्व का है। इसका मतलब है विस्फोट एक बहुत व्यापक समय सीमा के भीतर हुआ था। इसमें 6ठी सदी भी शामिल है, लेकिन यह साबित नहीं करता कि वास्तव में विस्फोट 535 या 536 में हुआ था, जैसा कि पुरानी डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है। परिणामों ने ऐसा दिखाया मानो इससे क्राकाटोआ सिद्धांत और मजबूत हो गया हो, लेकिन सबूत इतने मजबूत नहीं है। तारीखों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा लगता है जैसे हजारों सालों के बीच कोई घटना हुई हो। यह पर्याप्त नहीं है। सटीक साल या सदी बताना संभव नहीं। बुक ऑफ बुकोद में भी यही समस्या है। सिद्धांत में जो संस्करण लिया गया, सिद्धांत 19वीं सदी में एक साथ जोड़ा गया। हालांकि इसकी जड़ें पुराने किस्सों में भी हो सकती हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि तारीख कितनी सटीक है और कौन सा प्राचीन विवरण सही है। कुछ शोधकर्ताओं ने भी कहा कि इसे शायद 535 में गलत तरीके से स्थानांतरित किया गया था। इस कहानी की तारीख के कारण आधुनिक विज्ञान क्राकटोआ को पहले बड़े विस्फोट का सिद्ध कारण नहीं मानता है। सुंडा जलडमरू मध्य में हाल की भूवैज्ञानिक अध्ययन भी उस समय के दौरान क्राकाटोआ के बहुत बड़े विस्फोट के ठोस सबूत नहीं ढूंढ पाए हैं। इसलिए यह कहना गलत है कि 535 में फटने वाला ज्वालामुखी निश्चित रूप से क्राकटोआ ही था। इसका अधिक सटीक उत्तर यह है, अब भी यह निश्चित नहीं है कि पहली विस्फोट का कारण कौन सा ज्वालामुखी था, 535 के अंत या 536 की शुरुआत में। कुछ नए अध्ययन हुए हैं जो यह दिखाते हैं कि एक से अधिक विस्फोट हो सकते हैं। ये लगभग लगातार हुए थे। संभव है उत्तरी गोलार्ध के कुछ ज्वालामुखी एक ही समय या आसपास फटे हों और समस्या यही नहीं रुकी। करीब 540 ईस्वी में एक और बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। संभवतः इसका स्रोत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था और इसने ठंडे मौसम को और भी लंबा कर दिया। कभी कभी एल साल्वाडोर के एलोपांगो ज्वालामुखी को इस विस्फोट का संभावित स्रोत माना गया है। कुछ शोधों ने इसके बहुत बड़े विस्फोट को 539 या 540 में रखा है, लेकिन एक और नया अध्ययन है जिसने इसे करीब 431 में दिनांकित किया है। इसका मतलब इलोपांगो की तारीख और दूसरे जलवायु झटके से उसके संबंध पर अब भी बहस जारी है। जो स्पष्ट है वो ये है कि ये कहानी सिर्फ एक ज्वालामुखी और एक ही विस्फोट की नहीं है। सबसे संभव है कि कुछ ही वर्षों के भीतर लगातार विस्फोट हुए। हर एक ने वातावरण में नया ज्वालामुखीय पदार्थ जोड़ा, इससे पहले कि पहले विस्फोट का असर पूरी तरह खत्म हो पाता। जब कोई शक्तिशाली विस्फोट
सल्फर गैसों को स्ट्रेटोस्फीयर में भेजता है, तो वहां बनने वाले एरोसॉल्स भी लंबे समय तक रह सकते हैं। अगर इसके बाद और विस्फोट होते हैं, तो वे सूरज की रोशनी को और भी ज्यादा रोक देते हैं। ये ऐसे हैं जैसे कोई घाव जो अभी भरा नहीं है, फिर से चोटिल हो जाए। इसी वजह से सामान्य जलवायु जल्दी से नहीं लौट पाई। ठंडी गर्मियों का सिलसिला जारी रहा, खाने की पैदावार कम हो गई और समुदायों के लिए फिर से उठ खड़ा होना और भी मुश्किल हो गया। ये भी नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ ज्वालामुखी ने ही राज्यों को गिराया या हर युद्ध की शुरुआत की। उस समय हर क्षेत्र की अपनी पैदावार थी। सत्ता के लिए संघर्ष, सैन्य टकराव, ऊंचे टैक्स, लोगों का पलायन और व्यापार में बदलाव भी थे। लेकिन जलवायु संकट ने इन समस्याओं को और बढ़ा दिया। जब खाना कम होता है तो अशांति जल्दी फैलती है। जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो सेना और सरकार को फंड देना मुश्किल हो जाता है। जब लोग भूखे और कमजोर होते हैं तो बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं। और जब ये सब एक साथ कई जगहों पर होता है तो इतिहास की दिशा बदल जाती है। छठी सदी के रहस्य की सबसे अहम खोज यही है कि इसका कारण धूमकेतु साबित नहीं हुआ, ना ही क्राकाटोआ को अकेला दोषी माना गया। सबसे मजबूत सबूत एक के बाद एक बड़े ज्वालामुखीय विस्फोटों की ओर इशारा करते हैं, जिनमें 536 में एक अज्ञात विस्फोट और कुछ साल बाद एक और बहुत बड़ा विस्फोट शामिल है। हो सकता है हमें सभी ज्वालामुखियों के नाम न पता हों, लेकिन उनके असर साफ दिखते हैं। कुछ ही समय में दूर दूर के इलाकों में विस्फोट हुए, जिन्होंने वायुमंडल की ऊपरी परत में पदार्थ भेजा। कई वर्षों तक करोड़ों लोगों ने ठंडे मौसम, खाने की कमी, बीमारियों और अशांति का सामना किया। भले ही उन्होंने आपदा को देखा नहीं था और उन्हें यह भी नहीं पता था कि यह कहां से शुरू हुई। कोई दूरस्थ ज्वालामुखी किसी शहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर उसका विस्फोट काफी शक्तिशाली हो तो उसका धुआं पूरी दुनिया की जिंदगी बदल सकता है।